Hello students and welcome to e-class of history. So student, this is a bit long video because in this video I am going to finish this lesson. So in the last videos we have seen the moderate phase, extremist phase, the leaders of moderate phase, leaders of extremist phase. Then the 4-point program of the Indian National Congress is Swaraj, Swadeshi, National Education and Boycott. Now in this video we are going to see the difference between moderates and the extremist. So the difference between the moderates and the extremist leaders came up at the सूरत सेशन इन द 1907. इनमें जो डिफरेंसेस आए वो कब आए, जब सूरत का सेशन हुआ 1907 में, तब से ये दोनों फेजेस में डिफरेंसेस आए, यानी कि उनमें थोड़ा से डिबेट हुए. मॉडरेट वांटेड टू कीप असाइड द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड boycott. Who? The moderates. And extremists tried that this opposition to their program should not be successful. एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स को लगता था कि ये जो वे ऑफ वर्किंग है ये सक्सेसफुल नहीं होगा. देन मॉडरेट्स ब्लेम दैट एक्सट्रीमिस्ट्स वेयर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस. मॉडरेट्स फेज के जो लीडर्स है उनको लग रहा था कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स है ये पूरे आईएनसी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. देन द हियर लाला लाजपत राय ट्राइड टू मीडिएट, यानी कि उन्होंने दोनों के बीच में समझौता करने की कोशिश की. लोकमान्य तिलक वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस बीइंग अ नेशनल प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी डिवाइडेड. लोकमान्य तिलक को ऐसा लग रहा था कि ये जो आईएनसी का प्लेटफॉर्म है ये नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, तो ये स्प्लिट आउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डिबेट नहीं होनी चाहिए, इसमें हम दोनों फेजेस के लोगों ने यूनाइट रहना चाहिए. बट एज नो कंप्रोमाइज वॉज रीच इन द सेशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाइनली स्प्लिट. लेकिन दोनों फेजेस के जो लीडर्स थे उनकी सोच अलग अलग थी, इसके वजह से कोई भी फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला और फाइनली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो स्प्लिट आउट हो गई. दो पार्टीशन हो गए. देन इसी में पॉइंट्स आता है कि सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश विथ अ व्यू टू रिस्ट्रेन द एंटी partition movement, the British government resorted to suppressive measures such as ban on the public meetings. यानी कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल अभी ये लीडर्स ने आईएनसी के थ्रू शुरू किया था उसके ऊपर अभी ब्रिटिश ने कौन से रिएक्शंस शो ऑफ करने शुरू थे. तो फर्स्ट है उन्होंने पब्लिक मीटिंग पे बैन किया. सेवर पनिशमेंट टू दोज हु ब्रोक द लॉ. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज ब्रोक करते थे उनके लिए सेवर पनिशमेंट अरेंज किया. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन वीआर बीटन टू, उनको मारा भी जाता था जो ब्रिटिश के स्कूल में नहीं जाने वाले थे स्टूडेंट्स थे उनको. रिस्ट्रिक्शंस ऑन द न्यूज़पेपर, कॉन्फिकेशंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इम्प्रोजनमेंट ऑफ राइटर्स एंड एडिटोरियल्स. जो लोगों को एजुकेट करने के लिए राइटिंग्स या न्यूज़पेपर लिखे जाते थे उनको भी अभी जेल में भेजा जाता था. स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, क्योंकि वो एक्शन लेते थे. लोकमान्य तिलक वॉज सेंटेंस टू 6 years ऑफ इम्प्रोजमेंट टू मंडाले जेल ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन. उनके ऊपर राजद्रोह का सेडिशन का चार्ज लगा के उनको मंडाले के जेल में भेजा गया. बिपिन चंद्र पाल वॉज इम्प्रोनाइज एंड लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब. उनको पंजाब से उठा लिया गया. देन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. ब्रिटिश रिसोर्टेड टू पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वंस अगेन टू इन व्यू ऑफ द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट. ऑलरेडी आईएनसी में 2 डिवाइडेशन हो गए, इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने लिया और उन्होंने मुस्लिम्स को विश्वास में लेके मुस्लिम लीग की भी एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं पे आईएनसी को फोर्स किया. ब्रिटिश सजेस्टेड अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. विद द encouragement फ्रॉम द गवर्नमेंट जनरल लॉर्ड मिंटो, द मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश बाय द आगा खान इन 1906. इसका फ़ायदा उठा के जनरल लॉर्ड मिंटो के मॉनिटरशिप में ये मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट हुई एट आगा खान इन 1906.
Then let us see what is Morley Minto Act. द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इंक्रीजेस पावर्टी इन द इंडिया. जो इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियली जो पॉलिसीज थी, इससे इंडिया में जो गरीबी थी, जो पावर्टी थी, वो इंक्रीज होते जा रही थी. ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, exclusion of educated Indians in the government services, unjust treatment towards the Indian in the Africa created discontent among the Indians. इवन जो इंडियंस बाहर थे, इंडिया के बाहर थे, उनको भी अनजस्ट ट्रीटमेंट मिलता था. As a temporary remedy to suppress this discontent, the Morley Minto Reform Act of the 1905 was passed. यानी कि ये जो सिचुएशन थी जहाँ पे इंडिया में पावर्टी इंक्रीज होती जा रही थी, इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर इंडिया के बाहर भी जो इलीगल ट्रीटमेंट मिलती थी, उसको एक कंट्रोल में लाने के लिए ये मोर्ले मिंटो एक्ट इन 1909 में पास किया गया. तो इसके कौन कौन से प्रोविजंस थे? फर्स्ट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेचर असेंबली. यानी कि जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसमें इंडियंस की सीट यानी कि इंडियंस के नंबर्स बढ़ा दिए गए. इट क्रिएटेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स. इसमें एक और प्रोविज़न था कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सीट का रिजर्वेशन रहेगा. एंड द लास्ट दिस सॉर्ट द सीट ऑफ डिवीज़न इन द इंडिया. इससे क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन मिलने से कहीं ना कहीं पे मुस्लिम एंड हिंदूज या फिर इनमें एक डिवीज़न का सीट बो किया गया. देन लेट अस सी द लखनऊ पैक्ट. इन द लखनऊ पैक्ट some provisions was there, like an attempt was made under the leadership of Lokmanya Tilak to resolve the dispute in the Indian National Congress at its Lucknow session. जो उसमें स्प्लिट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो लखनऊ पैक्ट में ये कहीं ना कहीं पे समझौता किया गया थ्रू लोकमान्य तिलक. Lucknow Pact of 1916 ensured cooperation of the Muslim League by giving consent to the separate electorates. It helped the Congress to secure political rights for India. तो कहीं ना कहीं पे मुस्लिम लीग को यहाँ पे उनके इलेक्ट्रेट्स यानी कि आईएनसी में भी उनको सेपरेट रिजर्वेशन दे के उनको विश्वास में लिया गया. लखनऊ पैक्ट इन 1916 वॉज रीच्ड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. तो ये लखनऊ पैक्ट एक्चुअली किसके बीच में था? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, क्योंकि दोनों का एक ही मोटो था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको अपोज करना था. अकॉर्डिंग टू पैक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम लीग एंड इन टर्न मुस्लिम लीग एग्रीड टू सपोर्ट देम टू गेट पॉलिटिकल राइट्स. तो दोनों में ये समझौता हुआ कि आईएनसी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट रिजर्वेशन देगी और मुस्लिम लीग इन रिटर्न आईएनसी को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए सपोर्ट करेगी. देन द होम रूल मूवमेंट. होम रूल मीन्स सेल्फ रूल, यानी कि खुद के लिए जो रूल्स, दैट इज द होम रूल. ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द अगस्त 1914 द prices of daily commodities rose and the British government imposed many restrictions. ये वर्ल्ड वॉर के में जो भी खर्चा हुआ वो खर्चे को कहीं ना कहीं पे बैलेंस करने के लिए जो डेली कमोडिटीज़ थी, लाइक जैसे साल्ट हो गया या फिर जैसे जो भी डेली की चीज़ें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करके उनके प्राइजेस हाइक हुए थे. इन दिस सर्कमस्टेंसेस द होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर एनी बेजेंट एंड लोकमान्य तिलक. तो इसको अपोज करने के लिए डॉक्टर एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक ने ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी. इट डिमांडेड राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. लोकमान्य फर्मली डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो इसी होम रूल मूवमेंट में लोकमान्य तिलक ने ये डिक्लेअर किया था की स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच. स्वराज इज माय बर्थ राइट अँड आय शॅल हॅव इट. नाउ लेट अस सी द what is the responsive cooperation through all these movement. The growing discontent among the Indians
The war in the Europe and popularity of the home rule movement necessitated to cooperation of the Indians to the British. ये कहीं ना कहीं पे होम रूल के थ्रू जो इंडियंस थे, कॉमन पीपल थे, इनका सपोर्ट इंडियंस को INC को मिल रहा था. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड द सम पॉलिटिकल राइट्स टू इंडियंस. तो अपने तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं पे कोई पॉलिटिकल राइट्स इंडियंस को देना स्टार्ट किया. मॉन्टेग्यू, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, डिक्लेयर्ड इन 1917 दैट ब्रिटेन वुड ग्रेजुअली ग्रांट टू इंडिया द राइट टू सेल्फ रूल एंड द रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम. तो ये मॉन्टेग्यू के थ्रू, जो स्टेट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे, इनके थ्रू ये डिक्लेयर किया गया कि इन द 1970 की ब्रिटेन ग्रेजुअली यानी थोड़ा थोड़ा करके इंडियन को जो सेल्फ राइट्स है वो प्रोवाइड करेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम में भी वो उनको जगह देंगे. लोकमान्य तिलक एक्सटेंडेड कोऑपरेशन टू द ब्रिटिश इन द रिस्पॉन्स. दिस पॉलिसी ऑफ लोकमान्य तिलक इज नोन एज द रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन. तो ये जो सेल्फ रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसके थ्रू मॉन्टेग्यू ने उसकी तरफ से डिक्लेयर किया कि इंडियंस को जो राइट्स है वो थोड़े थोड़े करके दिए जाएंगे, उनको पॉलिटिकल सिस्टम में भी इंक्लूड किया जाएगा. तो इसके रिएक्शन में लोकमान्य तिलक ने एक जो कॉपरेशन दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसी को, दिस पॉलिसी को ही बोला जाता है रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन. देन द लास्ट इज मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919. So according to this act, some provisions was made. The first is some less important departments at provincial level were transferred to the Indian ministers. तो इस एक्ट के थ्रू, ये मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड एक्ट के थ्रू, जो थोड़े से लो लेवल के जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिए इंडियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए. कंट्रोल ऑफ द गवर्नर वॉज रिटेन ऑन द डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, रेवेन्यू एंड होम अफेयर्स. जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे लाइक फाइनेंस, रेवेन्यू और होम अफेयर्स, इसके ऊपर गवर्नर का, जो ब्रिटिश गवर्नर था, उसी का कंट्रोल रहेगा. देन दिस एक्ट वॉज सपोज टू ले द फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया बट इट डिसअपॉइंटेड द पीपल. लोगों को इसके थ्रू कहीं ना कहीं पे एक्सपेक्टेशंस थे कि लेजिस्लेचर असेंबली में जगह मिलने से कहीं ना कहीं पे वो रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कंट्री को, लेकिन वो टोटली डिसअपॉइंट थे. लोकमान्य तिलक क्रिटिसाइज द एक्ट सेइंग इट वाज नाइदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन. तो ये जो भी एक्ट 1919 में पास हुआ, इसके ऊपर लोकमान्य तिलक ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया दैट इट इज़ नाइदर स्वराज नॉर इट फाउंडेशन, क्योंकि सिर्फ लो लेवल के डिपार्टमेंट हैंड ओवर किए गए और जो इम्पोर्टेंट थे वो उसी के ऊपर गवर्नर का ही हक था. तो इसीलिए लोकमान्य तिलक ने उसके ऊपर एक रिएक्शन देते हुए बोला था कि इट वॉज नाइदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर lesson number 6. So you can start your exercise. So you can complete your objective questions up to question number 5. Okay students, thank you, and listen to all videos in the sequence and read the lesson. Thank you.